अगर हम नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करें WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो कम से कम 15 मिलियन से ऊपर होने चाहिए। 15 मिलियन कंसीव करने के लिए एक एग और एक स्पर्म हेल्दी गुड क्वालिटी का इनफ। मेल्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं कि इनफर्टिलिटी भारत में बढ़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर ही हर बार आ रही है। वी कीप इंसिस्टिंग हर कि आप प्लीज अपने हस्बैंड को लेके आइए। डॉक्टर्स अक्सर सलाह देते हैं कपल्स को कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार रिलेशनशिप बनाइए। अगर इतना स्ट्रेस हो जाता है स्पेशली मेल पार्टनर को, देन दे लैंड अप इन एजैकुलेटरी डिसफंक्शन प्रॉब्लम्स कि मैडम हो नहीं रहा है। अब स्मोकिंग अल्कोहल की हिस्ट्री होती है, उन केसेस में ये ज्यादा देखने को मिलता है। कब जाकर आप किसी महिला के केस में ये कहेंगे कि हाँ ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है? 35 ईयर्स से कम की एज है तो आप 1 ईयर ट्राई करिए रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। 2026 में वर्जिनिटी भी कोई टैबू रहा है क्या? अब फीमेल अच्छे से हमें आके बोल सकती है कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ, डॉक्टर प्लीज चेक में, मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई। PCOS PCOD की समस्या से जूझ रही हैं, तो क्या इनफर्टिलिटी के बड़े कारणों में से है? डेफिनेटली 3 आउट ऑफ 10 आर PCOS। एक बार अगर किसी फीमेल ने अपने एग फ्रीज करा लिए तो आपने क्लियर किया कि चाहे वो अनमैरिड भी है तो एग फ्रीज करा सकती है और बाद में उससे कंसीव कर सकती है। 49 ईयर्स इज द लास्ट एज जिसपे हम अपने RT प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी वो भी ऐसा सोचते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी हमारा बेबी नहीं है। जो हमारी मूवी आई थी गुड न्यूज, उसके हाँ। बाद से उनके माइंड में ये जरूर डाउट रहता है कि डॉक्टर हमारा एक्सचेंज तो नहीं होगा। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है, लेकिन साथ ही साथ आज के समय में भी अगर किसी घर में संतान ना हो, बच्चा पैदा ना हो पा रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। भारत में एक कपल के पास बच्चा ना होना ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और मोटे तौर पर, आम तौर पर, हम ये नहीं कह रहे सब जगह ऐसा होता है, लेकिन आम तौर पर महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो जाहिर है उस महिला में ही कोई ना कोई खराबी होगी। लेकिन आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं और अब आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में इनफर्टिलिटी के लिए, यानी कि अगर एक पति पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए पुरुष भी जिम्मेदार हैं। बल्कि आंकड़ों के मुताबिक 30 से 40% मामले ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की किसी न किसी कमी की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, यानी कि वो कपल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हम फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, क्या समाधान हो सकते हैं, किस तरह के विकल्प आज की तारीख में मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ पुरुषों को भी खास तौर पर ये पॉडकास्ट आज इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आगे चलकर उनके वैवाहिक जीवन में बच्चे पैदा करने को लेकर अड़चन पैदा कर सकती है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर वर्षा अग्रवाल हैं, जो कि मदरहुड हॉस्पिटल्स सेक्टर 48 नोएडा से जुड़ी हुई हैं और इनफर्टिलिटी के मामलों को ट्रीट करने में अपनी महारत रखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। जैसा मैंने कहा, क्या सच में डेटा ऐसा है कि मेल्स भी इक्वली और इफ नॉट मोर कुछ हद तक तो रिस्पॉन्सिबल हैं कि इनफर्टिलिटी भारत में बढ़ रही है? यस ऑफ कोर्स। और ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें अगर हम बाय बुक्स चाहें तो 30 to 40% मेल इनफर्टिलिटी है। लेकिन अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में हम देखें, प्रैक्टिकली पेशेंट्स जो है मेल इनफर्टिलिटी के वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर पेशेंट में, हर कपल में हमें मेल पार्टनर इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। तो जिसमें हम मेल पार्टनर में अगर हम बात करें तो जैसे स्पर्म काउंट है, स्पर्म मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। मोस्टली हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलते हैं कि प्रॉब्लम फीमेल पार्टनर की होगी। इवन फीमेल्स भी कहीं हद तक ये मान लेते हैं कि प्रॉब्लम उनकी ही है। बट एक्चुअली जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो पार्टनर के, मेल पार्टनर की भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए, बच्चे पैदा करने का प्रोसेस महिला के हाथ में जरूर है, लेकिन पार्टनर्स तो दोनों इक्वल हैं। और जैसे डॉक्टर वर्षा ने कहा, आमतौर पर लोग ट्रीटमेंट भी महिला का ही कराने आते होंगे। यस, कई बार तो ऐसा होता है कि हर विजिट पे हम उन्हें इंसिस्ट करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर ही हर बार आ रही है, द वुमेन इज कीप कमिंग एंड वी कीप इंसिस्टिंग हर कि आप प्लीज अपने हस्बैंड को लेके आइए। अगर हस्बैंड नहीं भी आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक सीमेन एनालिसिस कराइए ताकि हमें मेल पार्टनर का भी बेसिक इवैल्यूएशन का पता चले। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 महीने निकल जाते हैं, मेल पार्टनर का कोई इवैल्यूएशन नहीं हुआ एंड सडनली दे गेट टू नो कि ये तो जो मेन प्रॉब्लम थी वो मेल की ही थी। और फिर हम वो वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जो मेंटली भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है किसी भी वुमेन के लिए कि वो इतनी मेडिसिन, इंजेक्शंस, रिपीटेड विजिट्स वो ट्राई करते रहते हैं। वो भी इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं ये सोच के कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी ही है और प्रॉब्लम अगर कहीं और है। यस। लेकिन अगर हम दोनों ही चीज़ों को इक्वली इम्पोर्टेंस देकर उनको अगर चेक करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए आई थिंक मैरिज इज़ अ पार्टनरशिप, राइट?
तो दोनों ही पार्टनर को अगर हम इक्वली देखें और इक्वली एनालाइज करें, इक्वली इवैल्यूएट करें, तभी हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये तो मेडिकल एस्पेक्ट्स में भी आएंगे कि क्या रीजन होते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होती है जब आप ये बताते हो कि देखो तुम ठीक हो, गलती उधर कहीं हो रही है। मतलब देखिए, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम्म, पेशेंट के, आई थिंक एजुकेशन स्टेटस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑल्सो मैटर्स। कई बार पेशेंट एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वंस दे सी द रिपोर्ट दे एक्सेप्ट इट ऑल्सो कि हाँ, ये हमारी भी प्रॉब्लम है और हमें इसे समझना चाहिए था पहले भी। लेकिन हाँ, कई बार दे आर वेरी एडमेंट, दे समटाइम्स लीव द ट्रीटमेंट ऑल्सो कि ये कैसे मैडम ने बोल दिया कि हमारी प्रॉब्लम है, ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये तो बाय डिफॉल्ट इनकी ही प्रॉब्लम है। आसान भाषा में कहें तो ये तो मर्दानगी पे सवाल उठाना हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो 10-20% केसेस ऐसे आते होंगे कि नहीं हम तो नहीं मानते कि हाँ हमें हाँ, कोई यस, दिक्कत आई है। वुड से दैट मच। 10-20% आते हैं। अब मेल इनफर्टिलिटी की हम बात कर ही रहे हैं, तो जैसे आपने कहा सबसे पहली चीज़ है कि एक सीमेन एनालिसिस होना ही चाहिए, और कुछ आपने टर्म्स बताई कि ये समस्याएं होती हैं कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, अगर हम उसको आम भाषा में लोगों को समझाएं कि सीमेन एनालिसिस क्यों अहम है और वो क्या बताता है। देखिए, क्या होता है कि जब हम बेसिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो सीमन एनालिसिस यानी कि शुक्राणु कैसे हैं। किसी भी मेल पार्ट, किसी भी प्रेगनेंसी के लिए हमें एग यानी कि अंडा और स्पर्म यानी कि शुक्राणु, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। उसी के बाद ही प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो फीमेल पार्टनर के तो हमारे अलग टेस्ट होते हैं। मेल पार्टनर में शुक्राणुओं को देखने के लिए कि शुक्राणु की कितनी क्षमता है प्रेगनेंसी कराने में या फर्टिलाइजेशन कराने में, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीमन एनालिसिस। तो एटलीस्ट हम एक सीमन एनालिसिस करके बेसिक इवैल्यूएशन करके देख सकते हैं शुक्राणु। पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणु है या नहीं। अगर शुक्राणु है तो वो ठीक है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ मोटिलिटी यानी कि उनकी कितनी क्षमता है कि वो आगे चलकर, जैसे कि जब कांटेक्ट रखते हैं कोई भी पार्टनर, तो वो जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। स्पर्म अपने आप से ही यूट्रस तक मूव करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर वो यूट्रस में वापस आते हैं। तो जब तक कि शुक्राणु की ये क्षमता नहीं होगी कि वो आगे चल सकते हैं, आगे भाग सकते हैं, यानी उनकी तब तक वो ट्रैवल और कैसे स्पीड होगा। जो है, बिल्कुल, उसी को हम मोटिलिटी कहते हैं कि वो फॉरवर्ड मोटिलिटी है, नहीं है, नॉन प्रोग्रेसिव है, इस तरह से हम कैटेगराइजेशन करते हैं फर्दर। बट वो बेसिक होता है कि एटलीस्ट वो मोटाइल होने चाहिए। फिर अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि वो बनावट कैसी है स्पर्म की, यानी कि हेड, नेक, टेल, हम 3 पार्ट कहते हैं स्पर्म के। तो वो शुक्राणु के ठीक है कि नहीं है, कि जब तक कि उसकी बनावट ही ठीक नहीं होगी तब तक वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, अच्छी प्रेगनेंसी नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है हमारे सीमन एनालिसिस की। नंबर ऑफ स्पर्म्स भी मैटर करते हैं। 100%। सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा नंबर ही है, स्पर्म काउंट जिसे हम कहते हैं, कि पहले तो स्पर्म प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर अगर प्रेजेंट है तो अगर हम नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करें WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो कम से कम 15 मिलियन से ऊपर होने चाहिए। 15 मिलियन पर ml। तो अगर वो इतने हैं तो वो नॉर्मल है। इसी तरह से अगर हम मोटिलिटी की बात करें तो कम से कम 40-42 से ऊपर होनी चाहिए। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो 4% से ऊपर होनी चाहिए। ओके, तब जाके एक माना जाएगा कि ये हेल्दी स्पर्म ये है हेल्दी स्पर्म, बिल्कुल। और इनसे फर्टिलिटी संभव है। यस। ये तो हुआ सीमेन एनालिसिस को हमने डिकोड किया कि ये चीजें अगर ठीक हैं तो एक बेसिक आपके पास रॉ मटेरियल है। यस। उसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी के और कौन कौन से कॉजेज आप जो डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि ये बहुत देखने में मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये 3 पैरामीटर्स ही हमें नॉर्मल मिल जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, क्योंकि ये भी हमें काफी ज्यादा एबनॉर्मल मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 पैरामीटर्स ही हैं। सब स्पर्म काउंट कम से कम 15 मिलियन 16 मिलियन होना चाहिए। अगर उससे कम है तो भी हमारे जो बेसिक प्रोसीजर हैं, जैसे कि IUI की बात करें तो 8 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। तो अगर वो उससे भी कम है, 5 मिलियन है, 1 मिलियन है, तो ऑफ कोर्स हमें एडवांस टेक्निक्स पे जाना पड़ता है। और ये बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं मोटिलिटी की करूँ तो मोटिलिटी ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि 40-42% से ऊपर होने चाहिए, तो हमें मोटिलिटी ही नहीं देखने को मिलती है। अगर मोटिलिटी होती भी है तो रैपिडली प्रोग्रेसिव मोटिलिटी नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि फास्ट फॉरवर्ड मूविंग जो स्पर्म होते हैं वो ज्यादा बहुत अच्छे स्पीड होते में हैं। वो स्पर्म ट्रैवल नहीं कर रहा वो है। स्पर्म या तो वो चल रहे हैं लेकिन अपनी जगह पे हिल रहे हैं, हाँ। या वो ऐसे 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 करके जा रहे हैं, तो वो दे आर नॉट द गुड स्पर्म, क्योंकि उनका DNA मटेरियल मोस्टली अफेक्टेड होता है। तो अगर ऐसे स्पर्म से प्रेगनेंसी होगी भी, जैसे आपने सुना होगा कि अबॉर्शन हो गया, तो अबॉर्शन का भी एक कारण होता है कि स्पर्म हेल्दी ना रहा हो, तो वो स्पर्म्स हेल्दी नहीं होते। फिर मॉर्फोलॉजी की, जैसे मैंने आपको बात की कि अगर किसी का हेड नहीं है, किसी की नेक नहीं है, किसी की टेल नहीं है, देन इट इज अगेन अ जेनेटिक प्रॉब्लम ऑल्सो, इट कैन लीड टू जेनेटिक प्रॉब्लम ऑल्सो। तो पहले तो हमें ये 3 पैरामीटर ही ठीक मिलने चाहिए।
फिर उसके बाद हम एडवांस टेस्टिंग पे जाते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहे हैं किसी को, तो हम उन केसेस के अंदर देखते हैं कि कई बार डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई होता है, तो एडवांस टेस्ट जो होते हैं वो हमारे डीएफआई जिसे हम कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, वो हम फिर करा के देखते हैं। अच्छा, तो इसी तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनमें मेन यही है। तो जब एक मेल्स के जब टेस्ट किए जाते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, तो उसमें कितने टेस्ट होते हैं? बैटरी ऑफ टेस्ट हैं, बहुत सारे हैं, या 2-3-4 मोटे-मोटे टेस्ट करके देख लिया? अगर मैं स्टार्ट करूँ तो जैसे मैंने बोला सीमेन एनालिसिस है। अगर सीमेन एनालिसिस ठीक होता है तो हम रूटीन टेस्ट करा के एक बार देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है कि नहीं, शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन ये ठीक है कि नहीं। मोटे-मोटे टेस्ट तो यही रहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीमेन एनालिसिस ही है। उसके बाद अगर जरूरत होती है, जैसे सपोज किसी के सीमेन एनालिसिस ही ठीक नहीं है, यानी कि सपोज काउंट किसी का कम आया है, तो काउंट कम होने के दो कारण हो सकते हैं। मतलब जो हम मोटा मोटा मानते हैं कि या तो वो प्राइमरी कॉज है या वो सेकेंडरी कॉज है। यानी कि प्राइमरी कॉज में वो कॉजेज ज्यादा आते हैं कि कोई कॉज टेस्टिस के लेवल पे ही प्रॉब्लम है, और या फिर हम और कॉजेज देखते हैं कि ब्रेन के लेवल से हॉर्मोन्स नहीं आ रहे हैं। लो स्पर्म काउंट के फिर आप रीजंस में हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। जैसे लो स्पर्म काउंट है तो उसमें या तो टेस्टिस ही नहीं बना रही है स्पर्म, और या फिर वो ब्रेन से हार्मोन हमारे कम आ रहे हैं। क्योंकि जो उसका प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि ब्रेन हमारे कुछ हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम FSH LH कहते हैं। जब वो ब्रेन ये हार्मोन रिलीज करता है तो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन करे। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, या तो ब्रेन के लेवल पे हो सकती है कि ब्रेन ने हार्मोन ही नहीं दिए, या फिर टेस्टिस के लेवल पे हो सकता है कि हार्मोन तो आए लेकिन वो नहीं बना रही है। तो अगर टेस्टिस के लेवल पे आ रही है वो प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है कि कोई टेस्टिकुलर इंजरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई स्मोकिंग, जो प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग अल्कोहल की हिस्ट्री होती है, उन केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, या अदर कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है। ब्रेन के लेवल पे जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। अगर आपके ब्रेन के लेवल से हार्मोन्स कम आ रहे हैं तो उसका बेटर रिजल्ट होता है, क्योंकि हम उसे हार्मोन सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब अगर टेस्टिस के लेवल पे इंजरी है तो वो कॉजेस का ट्रीटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि एक बार जो इंजरी हो गई, जो डैमेज हो गया, वो हमेशा रिवर्सिबल नहीं होता है। जो इट इज लाइक एजिंग, इसको आप एक प्री मैच्योर एजिंग समझ सकते हैं कि जो इंजरी हो गई एक बार वो दोबारा नहीं आती है। जो बाल एक बार सफेद हो गया वो दोबारा से काला नहीं हो सकता। कलर ही करो, कुछ भी आप कर लीजिए उस पर। बिल्कुल, जो आपके अभी प्रेजेंट स्पर्म्स हैं आप उसको यूटिलाइज करके प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक बार इंजरी हो गई वो इंजरी हो गई, वो मोस्टली रिवर्सिबल नहीं होती है। जो मैं मोटे तौर पे समझ रही हूँ कि या तो हार्मोन जो है वो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ही अवेलेबल नहीं है, वो कम आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम है। यही दो बातें हैं मोटे तौर पे, है ना। और या एक और रीजन होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हमारा पाथ वे होता है जो एनाटॉमिकल, उसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से सब कुछ ठीक है लेकिन वो फाइनल इजैकुलेशन पे नहीं आ रहा है। तो उसके कारण जिसका जैसा कारण होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर हम ट्रीट करते हैं। ये भी चेक किया जा सकता है? डेफिनेटली, ओके, डेफिनेटली इसको भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अब पहले हम हार्मोन एनालिसिस करके देखते हैं। सपोज किसी के सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम आई है, किसी का काउंट कम है, तो हम हार्मोन एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। FSH LH, टेस्टोस्टेरोन, क्या ये प्रॉब्लम है, या कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जैसे कि शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन, ये चेक करके देखेंगे। अगर सपोज हमें हार्मोनल प्रॉब्लम मिलती है उसके अंदर, तो हम उनको ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हार्मोन सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, ऑब्स्ट्रक्शन हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है तो उसकी जरूरत है कि नहीं ये देखा जाता है कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन ठीक करने से उसमें कोई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। और टेस्टिकुलर कॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हर केस में रिवर्सिबल नहीं होता। जो भी इंसाइटिंग कॉज है, जैसे कि अल्कोहल स्मोकिंग है, उसको हम बंद कराते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट करके उसमें देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ सकता है, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल्स के केस में भी अगर गुड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए तो कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगी। डेफिनेटली, देखिए लाइफस्टाइल, अब मैं आपको अगर बात करूं तो लाइफस्टाइल इज द मेन स्टे फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ट्रस्ट मी, 90% ऑफ माई पेशेंट्स कंसीव नेचुरली, एंड विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड विद द मेडिसिन पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि 90% की लाइफस्टाइल ही पुअर है। मैं यही कहने वाली थी कि इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट को हम कि क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है मेल्स की या फीमेल की, इसीलिए इनफर्टिलिटी है। इसीलिए इनफर्टिलिटी है। मेजर कॉज जो है वो इनफर्टिलिटी का, वो लाइफ, आप देखिए पहले नहीं थे और अभी है, तो उसके क्या क्या मतलब क्या रीजन हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा रीजन, बहुत सारे रीजन है,
लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो लाइफस्टाइल। ट्रू, पहले मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, फिर भी एक महिला के 4, 8, 10 बच्चों का काउंट तक यस। हम सुनते थे। आज एक बच्चा पैदा करना टास्क हो गया है और इतने सारे बैटरी ऑफ टेस्ट कराए कराए जाते हैं। और ना सीरियस नोट, जैसे आपने कहा कि ये 3-4 चीज़ों को हम रूल आउट करते हैं मेल्स के केस में, क्या मोटे तौर पर यही रीजंस हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, या कुछ और भी बाकी इसमें बचा है? मोटे तौर पे तो देखिए यही रीज़न होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि एक ही पार्टनर की प्रॉब्लम हो ये ज़रूरी नहीं है। अब पहले हम दोनों एक को रूल पार्टनर आउट की कर भी, रहे हैं। हाँ जी, दोनों पार्टनर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोटे तौर पे जो हम रूल आउट करते हैं वो मेल इनफर्टिलिटी में इन चीज़ों को ही देखते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के मोटे तौर पर कॉजेज भी हमने बताए, और एक बहुत बड़ा हिंट डॉक्टर वर्षा ने ये भी दिया कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, अगर आप लगातार अल्कोहल या स्मोकिंग ले रहे हैं, तो आगे चलकर ये इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है। हाउ मच इज टू मच, कुछ हम इंडिकेट कर सकते हैं लोगों को? देखिए इवन एवरीथिंग इज टू मच ओनली, नथिंग लाइक टू मच, सब कुछ ही टू मच है। इवन इफ यू आर हैविंग अल्कोहल, इफ यू आर हैविंग स्मोकिंग, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अल्कोहल हम फिर भी मान सकते हैं कि कुछ हद तक अल्कोहल से जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। अभी जो स्टडीज आ रही हैं वो अल्कोहल के लिए भी सेम है जो स्मोकिंग के लिए, बट इवन अ सिंगल सिगरेट कॉजेज इरिवर्सिबल लॉस। उससे कोई भी आपका इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। बहुत कम केसेस में ही जो हम देखते हैं उसमें कोई प्रोग्रेस होती है या कोई इम्प्रूवमेंट होता है, अदरवाइज मोस्टली कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है इन द केस ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग तो मैं अपने पेशेंट्स को बिल्कुल यही कहती हूँ कि प्रेग्नेंट होना है, नो स्मोकिंग। एंड देयर आर, आई मीन, कभी कभी पेशेंट्स को ऐसा लगता भी है कि मैम वो तो कर देते थे, वो उनका तो इतने हो गए, उनके तो सी सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है, हो गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेडिकल कॉज है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो अगर हम फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज स्मोकिंग, अल्कोहल, दिस सब्सटेंस अब्यूज इज रियली वेरी बैड। प्लस मुझे लगता है, देखिए ये मोटी मोटी बातें तो सभी को पता होती है कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो बहुत छोटी चीज़ है, स्लीप, जिसके बारे में कभी कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता है। सबको लगता है हमारा स्लीप ठीक ही है, अगर हम रात को 12-1-2 बजे सो रहे हैं, दैट इज नॉर्मल ओनली। और बिकॉज पोस्ट कोविड ये भी देखा गया है कि वर्क लाइफ एंड जो कंपनीज हैं, नाइट कॉल्स, ये सब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों की कॉल्स, मतलब लोगों की जो नाइट स्लीप है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसमें अगर एक मैं बात करूं तो एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो हमारी पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, और ये हार्मोन हमारी सर्केडियन रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्केडियन रिदम से मतलब है कि जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है उसको मेंटेन करता है। तो ये हार्मोन बेसिकली शाम से सिक्रीट होना शुरू करता है, रात तक मैक्सिमम होता है, जिस समय हमारी स्लीप सबसे अच्छी होनी चाहिए, एंड मॉर्निंग में फिर ये डिक्लाइन कर जाता है। अब क्या होता है, जब आप बहुत रात को सोते हैं तो ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। जिन हार्मोन की मैं बात कर रही हूँ, FSH, LH, एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्योंकि ये सारे ही कंट्रोल्ड होते हैं एक ही जगह से। जो ब्रेन का एक हिस्सा होता है, ये सभी वहां से ही कंट्रोल्ड है। तो अगर आपने एक हार्मोन को डिस्टर्ब किया, वो सब डिस्टर्ब होने लगते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कई बार मुझे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैम हम 3 बजे सोते हैं लेकिन 12 बजे उठे थे, हमने नींद तो पूरी कर ली, आपने तो कहा था 7-8 घंटे की पूरी कर ली, एंड दैट इज द मिस्टेक। जैसा मैंने बताया कि ये मेलेटोनिन हार्मोन इतना स्ट्रांग होता है, इसका रिजल्ट इतना ज्यादा होता है कि आप जो ट्रेडिशनली फॉलो करते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दैट इज द बेस्ट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 6-7 बजे सो जाइए, और दैट इज, आई अंडरस्टैंड दैट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड इट इज 10 बजे 11 बजे उसके आगे नहीं जाना उसके चाहिए। आगे नहीं जाना चाहिए। दैट वुड आई रियली एडवाइज कि आप एटलीस्ट एम तो करिए 10 बजे सोने का। ये बुजुर्गों की सलाह नहीं है, ये साइंटिफिक सलाह है। ऐसा रिसर्च भी बताती है कि मेलाटोनिन सीक्रीशन रात में 2 बजे पीक पर होता है, लेकिन वो पीक पर तभी पहुंचेगा जब आप 10-11 बजे तक मैक्सिमम सो चुके होंगे। अगर आप सो ही लेट रहे हैं, मेलाटोनिन का रिलीज ही ठीक नहीं हो रहा है, तो जैसे डॉक्टर वर्षा ने कहा कि वो हार्मोन्स जो आगे चलकर फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होंगे, वो भी कम बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर इतनी कम मात्रा में बनेंगे कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी का एक बड़ा रीजन हो सकता है लंबे समय तक नाइट शिफ्ट्स करना, या बहुत देर रात तक इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करना, या फिर टीवी देखना, या बिंज वॉचिंग करना, या फिर बिंज ईटिंग करना। ये सारी चीजें कहाँ जाकर इनफर्टिलिटी से जुड़ रही हैं, इसका बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप देर से सो रहे हैं। अब इसी से जुड़ा अब हम हाउ मच इज टू मच और हाउ लेस इज टू लेस को डिस्कस कर ही रहे हैं। रिलेशनशिप
आज के टाइम में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना पति पत्नी के बीच में, वो भी मेट्रो शहरों में खास तौर पर जहाँ दोनों वर्किंग हैं, वो भी बहुत कम हो गया है। यस। तो क्या यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, हाउ लेस इज टू लेस? हाँ, मतलब देखिए हम फर्टिलिटी के लिए यही एडवाइस करते हैं कि 2 to 3 टाइम्स अ वीक ऐसा होना चाहिए। अब क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल वर्क लाइफ है, सी ये वर्क लाइफ बैलेंस तो खुद को ही बनाना पड़ेगा। कंपनीज कीप डिमांडिंग यू, यू कीप गिविंग टू देम, वो ऐसा ही चलता रहे। ये हमें कहाँ ब्रेक करना है, ये आई थिंक हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज शायद आप आज अपने आप को ये समझ के कि ये ज्यादा जरूरी है, यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो काम ज्यादा जरूरी है, आप इन्वेस्ट कर भी देंगे वहां पे ज्यादा, तो अल्टीमेटली आपको पीछे आके जब आप फर्टिलिटी प्लान करेंगे वहां प्रॉब्लम आएगी। एंड नॉट जस्ट अबाउट फर्टिलिटी, आप अगर ओवरऑल भी देखेंगे तो आजकल हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, कितनी ज्यादा रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं भी आई तो आप यहाँ पे लैंड अप करेंगे। यू जस्ट सी जो अभी के फिगर्स, उसमें यंग हार्ट अटैक्स, यंग डायबिटिक्स, young hypertensive, they are rapidly increasing. मतलब इंडिया हैज नाउ बिकम द डायबिटिक कैपिटल इटसेल्फ, राइट? तो वो आपको जो ओवरऑल आपकी वेलबींग है, जो आपकी लॉन्गेविटी है, वो इवेंचुअली उसको डिक्रीज कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो करें, जिसमें अगर मैं मेनली बोलूँ तो एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइजेस, मॉडरेट एक्सरसाइजेस, एटलीस्ट आप 30 मिनट्स अ डे करें, जिसके अंदर आप वॉकिंग और एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस इंक्लूड करिए। अगर आप वेट ट्रेनिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर। और इसके अलावा जो मैंने अभी बोला, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इग्नोर्ड। एंड स्ट्रेस, अब देखिए मेरे कहने से तो किसी का स्ट्रेस कम होगा नहीं, कि मैं बोलूँ आप स्ट्रेस मत लो, किसी का कम हो जाओ, बट येस आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि आप एज अ कपल एक तो प्लान करें, क्योंकि हम कई बार हम क्या करते हैं, हम ज्यादा टाइम इसमें लगा देते हैं कि ये इसकी गलती है, उसकी गलती है। द फैमिली इज ऑल्सो समटाइम्स गेट इन्वॉल्व इन द इंडियन सिनेरियो एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। नो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज टू गेट प्रेग्नेंट। वंस यू गेट प्रेग्नेंट, इट डज नॉट इवन मैटर कि वो किसकी वजह से हुआ या किसकी वजह से नहीं हुआ। राइट। अब सिर्फ सोच को बदलने की बात है कि जो सैलरी आप कंपनी से उठा रहे हैं, कंपनी में इतना अहम योगदान देके कि आप नाइट शिफ्ट्स भी कर रहे हैं, आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कोई समय भी नहीं है, आप वो अल्टीमेटली या तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दे रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हार्ट इश्यूज हो गए हैं या लाइफस्टाइल इश्यूज हो गए हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दे रहे हैं डायबिटीज को ट्रीट कराने के लिए, या फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए आप बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। राइटली सेड, थोड़ा कम कमा लो लेकिन ये सब बचा लो। वो अल्टीमेटली आप डॉक्टर को पे करेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट को पे करेंगे। आई थिंक अगर आप सिर्फ छोटी सी चीज, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आप फॉलो करिए जैसा हमें करना चाहिए, इसमें कोई बहुत फैंसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक अपनी डाइटरी हैबिट्स, आप अगर सिर्फ अपना जंक फूड, प्रोसेस फूड, ऑल दीज ड्रिंक्स, ये सब ही अवॉइड करते हैं, तो आपको आप मतलब एक अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम फैंसी जिम जाएं, हम फैंसी फूड्स खाएं, नो नीड। आप नॉर्मल सिंपल जो घर का खाना जैसे हम बोलते थे हमेशा से, अगर हम उतना ही फॉलो करेंगे, दैट इज गुड इनफ। तो चिया सीड्स, किनोआ सीड्स की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाहर का खाना बंद करने की जरूरत है। काफी समस्याएं उससे हल हो जाती हैं। मेल इनफर्टिलिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, अब फीमेल इनफर्टिलिटी पर आते हैं। हालांकि लाइफस्टाइल की सलाह दोनों के लिए बराबर लागू होती है। मेल इनफर्टिलिटी को मोटे तौर पर हमने एड्रेस किया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। अब फीमेल इनफर्टिलिटी पर आते हैं। कब जाकर आप किसी महिला के केस में ये कहेंगे कि हाँ ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या कब जाके आपको लगेगा कि नहीं अभी तुम ट्राई करते रहो, नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है? देखिए 35 ईयर्स से कम की एज है तो आप 1 ईयर ट्राई करिए, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जैसे मैंने बताया 2 to 3 टाइम्स अ वीक, एंड वेट फॉर 1 ईयर। जस्ट फॉलो सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस एंड वेट। If the age is more than 35 years, definitely आप 6 months try करेंगे, and if it's still not happening, then visit your fertility specialist. एंड अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि इरेगुलर, पहले से आपको इरेगुलर पीरियड्स थे, या आपको पहले से ही कोई डायग्नोस एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, पीसीओएस है, या फिर कोई और आपको पेल्विक इन्फेक्शंस की हिस्ट्री रही है, तो आपको जल्दी कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। और अगर 40 इयर्स या उससे ज्यादा पे आप प्लान कर रहे हैं, देन इट इज एज सून एज पॉसिबल यू शुड कंसल्ट योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जो आपने प्रॉब्लम्स बताई, वो तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं भी कर रहे हैं, आप इनका ट्रीटमेंट करा लें तो भी आगे चल के प्रेगनेंसी की राह जो है वो आसान हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक करके अगर मैं पूछूं, पीसीओएस किस हद तक जिम्मेदार है? और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, अनमैरिड हो या मैरिड हो, वो पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या से जूझ रही हैं। तो क्या इनफर्टिलिटी के बड़े कारणों में से है ये? डेफिनेटली। देखिए अगर मैं अपने ओपीडी स्टार्ट्स की बात करूँ तो 3 out of 10 आर पीसीओएस दीज डेज।
So ओके so it is that common ki PCOS is actually very much common these days. And PCOS is if you will think like PCOS is a very big thing, yeah, then yes, it is a very big thing. If you will think like no, if you just change your lifestyle, it is correctable, then it is a very small thing. So very important to understand कि PCOS आजकल it is the most common cause of female infertility, and the reason is poor lifestyle, which we have just discussed. तो इसको अगर मैं ऐसे पूछूं, कितने परसेंट फीमेल्स में आपने ये देखा कि किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी बहुत सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करने से पीसीओएस भी ठीक हो गया? देखिए अगर आप 10% ऑफ योर बॉडी वेट लूज कर देते हैं तो 90% टाइम्स फीमेल कंसीव स्पॉन्टेनियसली. अब डिपेंड करता है ना 10% कितना है. एग्जैक्टली, बट 10% आपका जो भी बॉडी वेट है, डोंट गो विद आइडियल. कई बार क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम इन पीसीओएस कि कई बार हमें पता चलता है हमारा आइडियल वेट तो 50 है और अभी हम 80 हैं और वेट इज 50. अब नाउ इफ यू स्टार्ट ट्राइंग टू रीच 50, यू विल स्टार्ट स्टार्विंग योरसेल्फ. तो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट 80 है और अभी हमें 50 किलो पे पहुंचना है, तो हम बिल्कुल ही खाना पीना बंद करके और अपने आप को बिल्कुल स्टारवेशन में ले जाते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं. या फिर हम सोचते हैं ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो हो नहीं पाएगा, या तो छोड़ ही देते हैं, और या फिर अगर कोशिश करते हैं तो हम सब कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं. एंड दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. हमने ये कभी भी नहीं कहा कि पीसीओएस के ट्रीटमेंट में आप खाइए मत. ये हमेशा बोला जाता है कि एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लीजिए और आप सिर्फ एम करिए कि मुझे 10% ही अपना वजन कम करना है. आप 5 से 10% ही कम करना है, क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो उतने वजन के लिए अडेप्टेड ही है. अभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो सिर्फ 10% ही वेट लूज करिए. उसके बाद आप आगे सोचिएगा आफ्टर डिलीवरी कि मैं, और इफ यू वांट टू लूज, आपको अच्छा लगता है, आप लूज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है. बट अगर मैं सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए बोलूँ तो 10% बॉडी वेट आप लूज करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. हाँ, वेट लूज करना एक बहुत अच्छी बात है, बट कई बार वेट लॉस अपने आप में एक बहुत मेंटल चैलेंजिंग और आपको एक मेंटल ट्रॉमा देता है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. इसलिए कभी भी हम बहुत ज्यादा वेट लॉस पे फोकस नहीं करते, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग वेट लॉस अपने आप में भी बहुत मुश्किल काम है. तो अगर हम किसी को बोले नहीं तुम वेट लॉस करो, उसके बाद ही हमारे पास आना, अभी तो तुम जाओ, सच में बहुत मुश्किल काम है क्या वेट लॉस? देखिए, इट इज ऑल मेंटल ब्लॉक, है ना. अगर हम सोच ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम मान ले कि हाँ सब कुछ मुश्किल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. कई बार आप समझते हैं कि बॉडी शेमिंग एंड ऑल दोज थिंग्स वो बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली व्हेन यू आर ओबीज. तो कभी कभी क्या होता है ना, सबके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि वेट लॉस करें, और वेट लॉस की जर्नी भी सबके लिए एक सी नहीं होती. बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो दिन में सिर्फ 2 रोटी और 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खाते हैं, अब इसमें क्या कम करें आप बताइए. तो उनके लिए मेरी एडवाइस रहती है, आप हेल्दी डाइट लीजिए. आप 2 रोटी सुबह और शाम नहीं खाइए, आप प्रॉपर अपना रूटीन फॉलो करिए, ब्रेकफास्ट भी करिए, लंच भी करिए, डिनर भी करिए. उसके बीच में आपके लिए जो आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए वो भी आप लीजिए. आप अपनी प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए, अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट होनी चाहिए. 2 रोटी और 2 रोटी सुबह और शाम खाने से नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हम हमेशा फोकस करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे, स्टारवेशन पे नहीं. खाना पीना बंद नहीं करना है. आप हर 2 घंटे में खाइए, लेकिन आप हेल्दी फूड खाइए, आप बैलेंस डाइट खाइए. जितना आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलोरीज, प्रोटीन, फाइबर रिकमेंडेड है, आप उसको फुलफिल करिए, और आप देखिए आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और आपको सारा खाना पीना छोड़ना भी नहीं पड़ेगा. लेकिन खाने के साथ साथ, जैसे मैंने अदर 3 कंपोनेंट्स भी बताए, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने देखा है कि पेशेंट जनरली उसको स्किप कर देते हैं. जाहिर है, अगर आप वेट लॉस का स्ट्रेस लेकर बैठ जाएंगे तो ऐसे भी फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा, फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का. जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स अक्सर सलाह देते हैं कपल्स को कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार रिलेशनशिप बनाइए, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसका भी वो स्ट्रेस ले लेते हैं. फिर क्या रिजल्ट मिलता है? फिर इतना स्ट्रेस हो जाता है स्पेशली मेल पार्टनर को, देन दे लैंड अप इन एजैकुलेटरी डिसफंक्शन प्रॉब्लम्स कि मैडम हो नहीं रहा है, अभी हमें क्या करना है, अब तो हो ही नहीं रहा है. तो वो भी एक जो हमने देखा है, वो 60% लोगों में साइकोजेनिक कॉज ही होता है, यानी कि मेंटल प्रेशर, कि जिस दिन ओवुलेशन हुआ वो एक ऐसी क्लॉक सेट हो जाती है कि अगर अभी रिलेशन नहीं बनाया तो आगे तो हमारी कोई ये साइकिल ही वेस्ट हो गई. 1 साइकिल मीन्स 1 मंथ,
देन ऑल्सो इट इज अ बिग प्रॉब्लम कि अभी क्या करना है। तो दैट इज वाई ऑलवेज से डोंट टेक टू मच टेंशन, नहीं भी हो रहा इट इज ओके, वी हैव अदर ट्रीटमेंट, यू जस्ट हैव टू ट्राई। आई एम नॉट से, मैं तो ऐसा कह ही नहीं रही कि आपको ये ट्राई करके ही आना है, अगर नहीं भी ट्राई हुआ तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, वी हैव अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। ऐसे भी गाड़ी आपकी छूट नहीं रही है, 1 महीने की छुट्टी है, अगले महीने फिर नंबर अगले आएगा। महीने फिर आ जाएगा। आपका काम है सिर्फ ट्राई करते रहना, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर साइकिल में कंसीव करने के चांस आपके 8 से 10% ही होते हैं। तो अगर अच्छा इतना कम नहीं है, हमारे पास काफी अच्छी पॉपुलेशन है राइट। तो इस थैंकफुली 8 से 10% ही, आप सोचे नहीं तो क्या होता। हाँ तो इसलिए ये है एटलीस्ट, बट आप एटलीस्ट ट्राई करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने बताया 90% पेशेंट्स मेरे नेचुरली कंसीव करते हैं। हाँ, ये बात जैसे आपने कही कि 10% अगर बॉडी वेट लूज किया तो उसके बाद 90% चांस है कि कंसेप्शन नेचुरली हो जाएगा। 10% बॉडी वेट लूज करने से क्या पीसीओएस भी ठीक हो जाएगा? देखिए पीसीओएस एक जीनोटाइप होता है ना। पीसीओएस एक बहुत ही मिसनोमर है और ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ये एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन सिंड्रोम है बेसिकली। पीसीओएस कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पीसीओएस सिर्फ आप उसको मतलब उसको अपनी जो बाकी प्रॉब्लम्स है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि पीसीओएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इरेगुलर पीरियड्स, उसके बाद आती है आपको इनफर्टिलिटी, उसके बाद है हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको ये समझने की जरूरत ही नहीं कि पीसीओएस हमें कितना है कितना नहीं है। आप समझ, देखिए हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमारे ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, व्हाई विल वी गो टू डॉक्टर? मुझे क्या जरूरत है मैं ये जानूं मैं पीसीओएस हूँ या नहीं। मुझे सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके अपना एम मिल जाएगा। तो आप ये कह रही हैं कि अगर आपके हेल्थ पैरामीटर्स ठीक हैं, आप अदरवाइज फिट हैं, आपका वेट भी कंट्रोल में है, उसके बाद भी अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि पीसीओएस है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए क्योंकि हमारे मेन जो चीजें हैं, जैसे आप मैंने बताया कि आपको ये सब मेडिकल डिसऑर्डर नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए आप अपना ऑप्टिमम वेट रखिए, अपना आप अपनी बैलेंस डाइट फॉलो करिए, एक्सरसाइजेस करिए। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपको पीसीओएस कभी भी परेशान नहीं करेगा। पीसीओएस इज जस्ट एन ओवरहाइप टर्म। एक्चुअली वो एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन सिंड्रोम है जो पुअर लाइफस्टाइल के कारण से होता है। मोटापे से कितना लिंक्ड है पीसीओएस? देखिए मोटापा पीसीओएस करता है और पीसीओएस मोटापा करता है। इट इज लाइक दैट, इट्स अ विशियस साइकिल। तो आप जैसे जैसे वेट गेन करते हैं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से ओवरीज के अंदर छोटे छोटे जो नॉर्मल ओवुलेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, और वहाँ छोटे छोटे फॉलिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसको हम पीसीओएस कह देते हैं। और उसके कारण से आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, ओवुलेशन नहीं होता प्रॉपर, और आपके जो हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी वजह से आपको वेट गेन होता है। वेट गेन और ज्यादा आपको पीसीओडी पे ले जाता है। सो दिस इज अ विशियस साइकिल। बेसिकली ये सारे ही प्रॉब्लम, चाहे आप उसको ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये सभी एक ही हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सब लाइफस्टाइल ही है। तो अगर आप अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इस विशियस साइकिल को तोड़ने की चाबी भी वही है कि लाइफस्टाइल ठीक कर लो, लाइफस्टाइल, मोटापा कम कर लो। मोटापा, और देखिए मोटापे से ज्यादा मैं बोलूंगी लाइफस्टाइल, है ना। कई बार क्या होता है, किसी किसी का वेट ज्यादा, जरूरी नहीं है सारे पीसीओडी का वेट ज्यादा ही हो, इसको हम लीन पीसीओएस भी कहते हैं। अच्छा। कई बार वेट बहुत कम है, उनको भी पीसीओएस है। क्यों है? क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो मेन हमारा फोकस होना चाहिए लाइफस्टाइल। कई बार वेट लॉस का ट्रॉमा इतना ज्यादा होता है कि हम सब छोड़ छाड़ देते हैं। बहुत ज्यादा वेट किसी किसी का ज्यादा भी होता है, वो भी बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। बहुत कम वेट होता है, उनको सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। सो इम्पोर्टेंट इज द लाइफस्टाइल। क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस जो आजकल आप देखेंगे, जो स्टडीज हो रही है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस और स्लीप पे ज्यादा हो रही है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि बाकी चीजें हम सबको पता है कि अच्छे से डाइट लो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, लेकिन इन दो चीजों के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं और इसको कंसिडर भी नहीं करते कि ये कोई प्रॉब्लम है। रात को 2 बजे सोना तो जैसे नॉर्मल है। अब तो बच्चे ये भी कहने लगे हैं कि हम अपनी सर्केडियन रिदम को शिफ्ट कर सकते हैं और हम उसे रीसेट कर सकते हैं। ऐसा ही है। देयर आर लॉट ऑफ टीनेजर्स जिनके पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चे को कि बच्चा सुबह 6 बजे सोता है और वो तो 3 बजे उठता है और कहते हैं मेरी तो हो गई, ठीक है सब कुछ। बट आप उनकी बॉडी देखेंगे तो एक्चुअली उनकी बॉडी में सारा प्रॉब्लम ही चल रहा है। अब वो धीरे धीरे ही वो रिदम ठीक होगी। जैसे अभी हमने बात की कि मेलाटोनिन रात को ही बॉडी के हार्मोन्स वो रात को ही सिक्रीट हो। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर लिया तो वो एक और प्रॉब्लम है जिसको हमें फिर से वापस जाके करेक्ट करना पड़ेगा। और मेलाटोनिन टीनेजर्स के लॉजिक नहीं सुन रहा, वो अपने टाइम पे सिक्रीट हो रहा है। बिल्कुल।
इमेजिन। अगली चीज है एंडोमेट्रियोसिस, वो भी एक बड़े कारण मानी जाती है। क्यों होता है और कैसे फीमेल पहचान सकती है कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है? देखिए एंडोमेट्रियोसिस की बहुत सारी थ्योरीज है। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसमें वो यही कहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड्स एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियम कहीं बाहर जाके ग्रो कर गई है, ओवरीज के अंदर चली गई है, दैट इज कॉल्ड, या कहीं और चली गई, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की लाइनिंग जो हर पीरियड्स में, जब आपके पीरियड्स आते हैं, वो शेड ऑफ होके बाहर निकल जाती है। अब जो उसको नॉर्मली बाहर जाना चाहिए था ब्लड की फॉर्म में, वो अगर ऊपर चली गई, यानी ओवरीज में चली गई या आपके एब्डोमेन में चली गई, तो वो एंडोमेट्रियोसिस बना देती है। ओवरीज के अंदर होती है तो एंडोमेट्रियोमा या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हम उसे कहते हैं। अब ये जब भी एंडोमेट्रियम पीछे चले जाती है, इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं कि एंडोमेट्रियम कई बार ऊपर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। अब हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को क्या फीचर्स हो सकते हैं? सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, एक होता है फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया, जो नॉर्मली फीमेल्स को पहले या दूसरे दिन होता है, और उसको हम नॉर्मल कहते हैं। थोड़ा बहुत हॉट फर्मेंटेशन या जिसके लिए हम नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए बोलते हैं, और वो ठीक हो जाता है। कई बार उन्हें 1-2 पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है, कई बार नहीं पड़ती, दैट इज फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया। कि पीरियड्स के पहले दूसरे दिन आपको पेन हुआ, उसको नॉर्मल वो नॉर्मल हो गए। अब अगर आपको पीरियड्स आने से 7-8 दिन पहले से पेन हो रहा है, पीरियड्स में भी इतना सीवियर पेन हो रहा है कि आपको एडमिट होना पड़ रहा है, आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, मल्टीपल पेन किलर्स लेने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, पीरियड्स खत्म होने के बाद तक भी पेन हो रहा है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड रेड फ्लैग फॉर द एंडोमेट्रियोसिस। प्लस एंडोमेट्रियोसिस में पीरियड्स मोस्टली नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा होता है, तो प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट वन स्कैन डन। मोस्टली एंडोमेट्रियोसिस जो है वो हमारे अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस हो जाती है, लेकिन 100% डायग्नोस करना डिफिकल्ट होता है। 100% तो हम उसको सिर्फ लैप्रोस्कोपी पे ही देख सकते हैं, जो नॉर्मली एडवाइजेबल नहीं है। ओके, पर ये भी इनफर्टिलिटी का एक कॉज है? यस, इनफर्टिलिटी का एक कॉज होती है एंडोमेट्रियोसिस, बट नॉट इन ऑल द पेशेंट्स। अच्छा। अगर ये बहुत ज्यादा, जैसे सपोज आपको एंडोमेट्रियोमा है, इसकी ग्रेडिंग होती है, अगर ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 है, तो डेफिनेटली ये आपको इनफर्टिलिटी कॉज करती है, बट नॉट इन ऑल द पेशेंट्स। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट्स के साथ आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी सप्रेस द हॉर्मोन्स सो दैट इट विल, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियोसिस इज नथिंग, इट इज बेसिकली एंडोमेट्रियम जो बाहर चली गई है। अब अगर मैं ऐसे मेडिसिन दूंगी, जैसे जैसे आपके साइकिल्स आते हैं, पीरियड्स आते हैं, हॉर्मोन्स आते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में वो बड़ी होती जाती है, जिससे वो बाहर निकल के शेड हो जाए। हाँ, वो तो मतलब वो तो हार्मोनल है। अब वो उसको नहीं पता मैं ओवरी में हूँ, एंडोमेट्रियम का काम तो है यूट्रस में ग्रो होना। अब जब भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस होगा, वो जहाँ भी होगी वो ग्रो करने लगेगी। तो वो वहाँ पे जैसे आम भाषा में चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, वो ओवरी के अंदर है, वो वहाँ पे ग्रो कर रही है। वो जितनी ग्रो करेगी। अब एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम क्या होता है, वो जहाँ पे होती है वहाँ चिपकने लगती है आसपास। सपोज इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन से चिपक गई, यूट्रस आया तो यूट्रस से चिपक गई, दोनों ओवरीज चिपक गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, जितने एडेशंस होंगे उतना ही पेरिटोनियम पे और ज्यादा खिंचाव पड़ेगा, उतना ही आपको पेन होगा। तो इसलिए जब आपके पीरियड्स आते हैं, तो उस हार्मोन इन्फ्लुएंस में आपको इतना पेन होता है, क्योंकि बार बार ओवरी जो है वो बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, क्योंकि वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस में, इसलिए वो पेन करती है। अब क्या होता है कि आप जितना ट्रीटमेंट लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस को करेक्ट करने के लिए, वो हम इन हार्मोन्स को सप्रेस करते हैं, क्योंकि अगर पीरियड्स आएंगे आपको, अगर ओवुलेशन होगा, अगर हार्मोन होगा, तो ये एंडोमेट्रियोसिस बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, ये होगा, जिसकी वजह से पेन बढ़ता जाएगा। इसका साइज भी हो सकता है एंडोमेट्रियोमा का बढ़ जाए। अगर हम उसको सप्रेस करते हैं, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। तो एंडोमेट्रियोसिस का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर जाए। अगर बहुत ज्यादा होता है, ग्रेड 4 है, बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट है 8-10 सेंटीमीटर की, तब हम इसको सर्जिकल करेक्शन करते हैं। नहीं तो हम इसमें कोशिश करते हैं जितना जल्दी आप कंसीव करेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर हम सर्जरी कर भी देंगे और एंडोमेट्रियोसिस को निकालने की कोशिश करेंगे, एंडोमेट्रियोमा निकालेंगे, तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो ओवरी के अंदर है। जब हम उस सिस्ट को निकालेंगे, तो उसके साथ साथ एक ओवरी का भी हिस्सा बाहर निकलेगा, जिसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि एग्स होते हैं। जब हम ओवरी को निकाल देंगे, तो हमने उसके साथ साथ एग को भी निकाल दिया। इसलिए कभी भी सर्जरी हमारा लास्ट ऑप्शन होता है इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, तो सर्जरी ही एक ऑप्शन है। ट्रीटमेंट मैंने जैसे आपको बताया, मेडिकल से आपको कोई फर्टिलिटी आप प्लान नहीं कर सकते। तो इसलिए बेस्ट होता है कि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर जाए, यही हमारा एम होता है।
हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जब होते हैं आपकी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ हद तक उसे सप्रेस कर देता है. राइट. So in another way, you can say that pregnancy is the treatment of endometriosis. ऑल्सो आप एक प्रॉब्लम तो एड्रेस कर चुके होंगे, यू हैव अ बेबी एंड देन उसके बाद देखा जाएगा. उसके बाद देखा जाएगा. और क्या होता है, ये सारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ही प्रॉब्लम है. एक बार बॉडी के हार्मोन्स बंद हुए, वो वैसे भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. तो हम हमेशा कोशिश करते हैं जितना हमें सर्जरी ना करनी पड़े. व्हाई टू डू अननेसेसरी इंटरवेंशन एंड डू ऑपरेटिव. जितना हम उससे बच सकते हैं, मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वंस यू गेट द मेनोपॉज, एनीवेज एवरीथिंग इज गोइंग टू शट डाउन. कुछ महिलाओं को पूछने तो वाली थी मैं ये कि महिलाओं के टेस्ट कौन से किए जाते हैं, बट क्योंकि ये डिस्कशन हो ही रहा है तो कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स में और उनको इनवेरिएबली पेन किलर्स लेने ही पड़ते हैं. तो क्या उन्हें अपना चेकअप कराना चाहिए कि कोई एक मेडिकल कॉज हो सकता है, या ये भी नॉर्मल है कि कुछ फीमेल्स को बहुत ही हर बार अनवेरिएबल पेन होगा? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला, फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया जो आपको पहले दूसरे दिन हो सकता है, थोड़ा बहुत पेन, वो तो नॉर्मल है. अगर आपको इतना सीवियर पेन है कि आपको हर बारी बहुत पेन किलर या एडमिशन या इंटॉलरेबल पेन हो रहा है, तो उसमें एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, ये कॉजेस हो सकते हैं जो आपको जरूर चेक कराना चाहिए, ताकि आप अपनी फर्टिलिटी भी प्लान कर सकें और आपको पता भी हो. सपोज आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो आपको ये पता हो कि हमें अर्ली प्रेगनेंसी प्लान करनी है. आप अपनी प्रेगनेंसी डिले करते जा रहे हैं ये सोच के कि सब कुछ नॉर्मल है. एटलीस्ट एवरी फीमेल शुड नो द AMH, द एग काउंट, द हाउ द यूट्रस इज, हाउ द ओवरीज. अगर आपकी यूट्रस, ओवरी, एग काउंट ठीक है, कोई सिस्ट नहीं है, कोई फाइब्रॉइड नहीं, देन यू कैन यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. लेकिन सपोज कोई फाइब्रॉइड है और आपको ये पता ही नहीं है कि फाइब्रॉइड की वजह से पेन हो रहा है, आप उसको अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो इतना बड़ा हो जाएगा दैट यू विल लैंड अप इन वन सर्जरी. और अगर जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रेगनेंसी ही है. तो जैसे अगर आप फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो वैसे भी आपको उसके बाद ही देखते हैं कि क्या करना चाहिए. राइट. तो एक महिला की फर्टिलिटी लेवल को टेस्ट करने के लिए किस तरह के टेस्ट आप इनिशियली सजेस्ट करते हो और फिर कब एडवांस टेस्ट पे जाते हो? देखिए, बेसिक टेस्ट होते हैं हमारे AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो मैंने आपको बताया, जो हमें अकाउंट या क्वालिटी के बारे में बताता है. ये क्या है, ब्लड टेस्ट? ये ब्लड टेस्ट है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें AMH, थायराइड, थायराइड प्रोफाइल, शुगर, HbA1c करके देख सकते हैं हम उसमें, प्रोलैक्टिन्स, ये हम बेसिक टेस्ट करके देखते हैं. उसके बाद आता है हमारा TVS, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें हम AFC काउंट और यूट्रस, ओवरीज कैसे ये देख सकते हैं. और अगर किसी को बहुत टाइम हो गया ट्राई करते हुए, जैसे 6 मंथ्स हो गए, या कोई बहुत पेल्विक इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही है, तो उनमें हम HSG यानी कि ट्यूब टेस्ट भी करके देख लेते हैं. ये एक बेसिक इवैल्यूएशन होता है फीमेल इनफर्टिलिटी का. ओके. इस बेसिक इवैल्यूएशन में कितने % चांस है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मोस्टली तो देखिए बेसिक ही होती है ना. अच्छा. तो मोस्टली लोगों को बेसिक प्रॉब्लम ही होती है, अनलेस उनको कोई बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है या आपको प्रीवियसली कोई डायग्नोज मेडिकल डिसऑर्डर है, तो उनमें ही ज़्यादा ये चांसेस होते हैं. अदरवाइज तो अगर आप जितना अर्ली इंटरवेंशन करते हैं या जितना अर्ली कंसल्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमें पता चल जाती है. और देखिए, एज इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ फर्टिलिटी. जो चीज़ आप जितना अर्ली प्लान करेंगे, उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है और एज कम है, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा. एज ज्यादा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब तो शादियां ही लेट होती हैं. दैट इज व्हाई, इसीलिए नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग फ्रीजिंग हैज कम. क्योंकि एटलीस्ट आप अगर प्लान नहीं भी कर रहे हैं, तो आप अपना एग फ्रीजिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं. यू कुड हैव ऑटोनॉमी रादर, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ फीमेल जो बाद में आते हैं, तब तक उनके अकाउंट ही नहीं है. इसलिए आई ऑलवेज से, whatever the treatment you want, either you just think कि मुझे कभी भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए. ये आप अपने एडमेंट हो. हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप 40-50 ईयर में जाके सोचो कि अब कर लेते हैं, तब तो मन नहीं था, अब कर लेते हैं. इट शुड नॉट बी. अगर आपने सोच लिया तो हमेशा के लिए सोच लीजिए, नहीं चाहिए. अगर चाहिए तो जितना अर्ली करेंगे उतना बेटर है. आई एम नॉट सेइंग कि आप 20s में कर लीजिए या अर्ली 20s में करिए, पर एटलीस्ट लेट 20s या अर्ली 30s में आपको प्लान कर लेनी चाहिए. अगर आप फिर भी आपको लगता है मे बी करियर ऑप्शन, करियर प्रायोरिटी और एजुकेशन, तो आप एटलीस्ट एग फ्रीजिंग करा के रखिए, ताकि आपके पास एक आगे चल के ऑटोनॉमी हो. अगर आप एग फ्रीजिंग भी नहीं कराना चाहते, तो एटलीस्ट बेसिक टेस्ट करा के रखिए कि आपके ये सब चीज़ें नॉर्मल है. अगर कोई प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए. एग फ्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अभी भी भारत में उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. महंगा है इसलिए, या कोई और रीज़न है कि फीमेल्स अपने एग फ्रीज नहीं कराती?
महंगा तो मैं नहीं बोलूँगी कि बट एक ये टैबू रहता है कि अगर अनमैरिड है तो हम कैसे टीवीएस कराएँ और ये स्कैन्स कैसे होंगे, क्यों हम थ्रू वजाइना वी शुड नॉट गेट सम प्रोसीजर डन, कि ये एक अननेसेसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बहुत टैबू है कि हमें लगता है कि कोई टीवीएस या कोई प्रोसीजर करने से प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप ये कह रही हैं कि वो ये मानती हैं कि जब शादी होगी तो फिर जो जो ट्रेडिशनली सोचा जाता है यस, कि कि हाइमन उसकी वजह से ब्रेक हो जाएगा तो हम नहीं कराते हैं और वेजाइनली करा रहे हैं। मे बी इससे एग काउंट, बहुत सारे लोगों को तो लगता है एग फ्रीजिंग कराने से एग काउंट कम हो जाता है, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। कि ऐसा भी लगता है लोगों को? हाँ, ऐसा भी लगता है कि एग फ्रीजिंग मतलब हमने सारे एग निकाल लिए बॉडी के। तो एग तो बनते रहते होंगे ना? एग देखिए, किसी भी फीमेल का बर्थ पे डिसाइड हो जाता है कि लेट्स से 1 to 2 मिलियन काउंट है, कि ये आपका बर्थ पे डिसाइड हो गया कि इतना काउंट रहेगा। अब जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है, वो सपोज किसी का एमएच 2 to 3 है, तो दोनों जो आपका फॉलिकुलर पूल है, इसको हम एंट्रल फॉलिकुलर पूल कहते हैं, इसमें से हर साइकिल में 4-4 5-5 जाते रहते हैं दोनों अच्छा, ओवरीज वो में। रिजर्व आपका एट बर्थ है बर्थ कि है। 2 मिलियन एग्स हैं तो हैं फिर हाँ, आपके बस पास? वो आपके ऐसे ही रहेंगे। हाँ। अब वो आपके जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो वो जो एएमएच आपका सपोज 2 to 3 था, दोनों साइड पे 4-5 फॉलिकल आ गए। अब इसमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट बनेगा, ओवुलेट होगा, और उसके बाद जो बाकी सारे बचे हुए फॉलिकल्स हैं वो सब दे विल डाई ऑफ। उनको कोई, जो आप ओवुलेशन हुआ है उसमें कोई एग को स्पर्म नहीं मिलेगा, तो वो भी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ फ्लश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट साइकिल में जब आपका सेकंड थर्ड डे ऑफ पीरियड होता है, नेक्स्ट साइकिल में फिर इस पूल में से 4-5 एग आ जाते हैं। जैसे जैसे आपका एएमएच का फॉल करता है, हॉर्मोन्स मतलब आपके फॉल करते हैं, आप मीनोपॉज को अटेन करते हैं, वैसे वैसे ये काउंट डिक्लाइन होता जाता है टिल यू अचीव द मीनोपॉज, और जब पूल में से सब कुछ खत्म हो जाता है। ओ, तो जब आपके पास एक ही बार पूल है, इसीलिए जितनी लेट एज होती जाएगी पूल तो घटता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए फिर वो तो नए eggs मीनोपॉज नहीं में आ जाना रहे। है, वो नए एग्स नहीं आने, जो चला गया वो चला गया। फिर तो ये डर जायज है कि आप एग फ्रीजिंग करेंगे तो कहीं सारे एग्स ना निकल नहीं नहीं नहीं, यही मैं समझाना हाँ। चाहती हूँ कि जो हम एग फ्रीजिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइकिल के अंदर 4-5 एग्स आए दोनों साइड पे, हमने उन्हीं एग्स को ग्रो कराया और निकाल लिए। वो वैसे भी दे आर गोइंग टू डाई ऑफ, वो तो वैसे भी चले जाएंगे और नई साइकिल में नए आएंगे। हमने तो उनको सेव कर लिया जो आपके हर साइकिल में वेस्ट होने वाले हैं। हाँ, तो हमने सिर्फ उनको निकाला है, बाकी जो आपकी पहले वाली और बाद वाली साइकिल है वो सेम चलेगी, उसको नहीं डिस्टर्ब किया। अब जो दूसरा डर है कि अगर आप ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हाइमन ब्रेक हो जाता है, ये डर कितना जायज है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि कितनी लैक्सिटी है वेजाइना की, और आप हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। नॉर्मली हम अनमैरिड फीमेल्स को बोलते हैं कि अब्डोमिनल स्कैन ही कराना चाहिए, बट हाइमन इज बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, वो तो आप वैसे भी ब्रेक हो जाता है, वो आपको पता भी नहीं चलता कि वो इंटैक्ट है भी कि नहीं है। तो वो एक हमारे माइंड में होता है, आप रनिंग है, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उसमें भी ब्रेक हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनका हाइमन है या नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट वे कि आई थिंक दैट क्या कोई फीमेल ऐसे पता कर सकती है कि हाइमन इंटैक्ट है कि नहीं अपने आप से? अपने आप से इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई मीन, आप कैसे उसको चेक करोगे कि वो इंटैक्ट है कि नहीं? ऑफ कोर्स अ गायनेकोलॉजिस्ट कैन टेल यू, बिकॉज वो बहुत एक सॉफ्ट म्यूकोजल फोल्ड होता है दैट इज अ लिटिल इनसाइड ओनली। तो आप अननेसेसरी यू कैन लैंड अप इन वन ट्रबल, तो वी जनरली डोंट एडवाइज नॉट टू चेक, एंड इट इज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट कि हाइमन इंटैक्ट है या नहीं है, वो तो वैसे भी किसी का ब्रेक हो सकता है। 2026 में वर्जिनिटी भी कोई टैबू रहा है क्या? आपके पास आती हैं अभी भी ऐसे लड़कियां या इस तरह की क्वेरीज? नॉट रियली, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी अभी। मतलब ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि अभी ये सब चीजें काफी बदल गई है। यस, और मतलब फीमेल्स आर नाउ अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, दे आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ कि वो आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। इवन जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है, दे आर नॉट वेरी मच स्कैर्ड ऑल्सो। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो वो खुल के बोल सकते हैं कि हम एक्टिव हैं। दिस इज वन थिंग जो अभी थोड़ी सी चेंज हो रही है कि फीमेल्स भी 15-20 साल पहले हम स्टोरीज किया करते थे कि शादी से पहले लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट कराया जा रहा है, डॉक्टर से चेक कराया जा रहा है हाइमन इंटैक्ट है या नहीं है तो उसको लेकर बवाल हो रहा है शादी में। अब तो ये खबरें भी नहीं बनती। हाँ, अब तो खबरें नहीं मिलती, एंड दैट इज गुड ऑल्सो कि एटलीस्ट अब फीमेल अच्छे से हमें आके बोल सकती है कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ, डॉक्टर प्लीज चेक मी, मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है।
तो एटलीस्ट आई मीन दैट इज गुड. स्टिल आई एम श्योर कि देयर आर लॉट ऑफ फीमेल हु आर स्टिल इनसाइड देयर हाउसेस मे बी, और वो अभी भी आके देखिए नहीं हो मॉरल पाती. इश्यूज सोशल एस्पेक्ट्स अपनी जगह है, लेकिन मेडिकली अवेयर यस, हैं, यही एटलीस्ट आप अच्छी अपने बात है। डॉक्टर को सब कुछ बताइए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम हमेशा समझाते हैं सभी को कि प्लीज डॉक्टर से मत छुपाइए, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो टीनेज प्रेगनेंसी हो, चाहे वो जो भी हुआ है, डॉक्टर ही उसको करेक्ट कर सकता है. आगे चल के आपको कोई और, बिकॉज ये केसेस हमारे पास जरूर आते हैं कि जब वो टीनेज थे तो ऐसा हुआ था, उन्होंने किसी को बताया नहीं था, और कभी कोई ट्यूबल एक्टोपिक हो गई, उनकी ट्यूब निकल दी इस वजह से. तो ये मुझे जरूर मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप ये अपने डॉक्टर्स को जरूर सच बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो गई है आप वो ट्रीटेबल ही है ये मान के अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट है. ये एक पॉजिटिव लाइन है. यस. तो कौन सी इनफर्टिलिटी का कॉज आप देखती हैं जो आपको दिखता है तो आपको लगता है ये तो इजीली ट्रीटेबल है, ये ठीक हो जाएगा? ऐसा कौन सा आप टॉप मोस्ट कॉज कौन सा तो मानेंगे? देखिए, जैसे मैंने भी बताया, अगर हम बात करें पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हम्म, प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट बहुत जल्दी कंसीव कर जाते हैं जस्ट विद फ्यू मेडिसिन, एंड दे कंसीव बहुत बहुत ही अच्छे से, वो बहुत आराम से. मतलब आई थिंक विद इन 6 months पेशेंट्स यूजुअली, एज जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कम एज है तो कम एज में तो लेस देन 30 में तो आई एम नॉट वेरी मच वरीड. मुझे ज्यादा परेशानी होती नहीं, और मुझे ज्यादा लगता भी नहीं कि नहीं कर पाएंगे. लेस देन 30 में तो बहुत इजीली तो लेस देन कंसीव 30 में आपके पास आती कितनी होंगी फीमेल्स प्रेगनेंसी के लिए? नहीं आती है डेफिनेटली थोड़ा आती कम है? आते हैं, हाँ, अच्छा. बट आते हैं. लेस देन 30 में तो जनरली नहीं उनको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती. 30 to 35 में थोड़े ज्यादा हमें चैलेंज आता है, और 35 के बाद 40 में और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम भी है, जैसे मैंने आपको बताया पीसीओएस है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, ये माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, ये सब चीजें हम ट्रीट कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाती हैं. लेकिन ये है कि इसके लिए आना और राइट टाइम पे आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. एक लेमन क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, किस एज में सबसे ज्यादा महिलाएं आ रही हैं? पहला कंसेप्शन अगर है, पहली प्रेगनेंसी है, तो क्या एवरेज एज है अभी? आई थिंक more than 32 33 years. 32-33. ओके. क्या कुछ ऐसा है कि नंबर ऑफ एग्स की इतने होने ही चाहिए फीमेल में ताकि वो कंसीव कर सके? देखिए, कंसीव करने के लिए एक एग और एक स्पर्म हेल्दी गुड क्वालिटी का इनफ है. हम मिलियंस और लैक्स में बात कर रहे हैं, और चाहिए एक एक ही, और वो ही सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी. तो वही उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताए कि फीमेल फर्टिलिटी में हम देखते हैं जिनका एएमएच काउंट 1.5 से ज्यादा है, एज यंगर है, और अगर एज ज्यादा भी है तो भी हमें एम करना चाहिए कि जो आपकी लाइफस्टाइल है वो अच्छी हो, जो आपको मेडिसिन दिए जा रहे हैं वो आप टाइमली लें, जो आपको इंटरवेंशन बताए जा रहे हैं वो आप टाइमली लें, ताकि हम उन फैक्टर्स को इम्प्रूव कर सके और उससे आप जल्दी कंसीव कर सके. क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक एग और एक स्पर्म ही चाहिए, और इट इज नॉट वेरी रेयर कि हमें 40-45 एज पे भी नेचुरल कंसेप्शन भी मिलता है. अच्छा. यस, डिस्पाइट हैविंग वेरी लो एएमएच. तो इसलिए आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहता है. कई बार बहुत सारे पेशेंट्स को इसी चीज का फियर होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहीं हमारा आईवीएफ नहीं कर दे. तो जैसे मैंने आपको बोला कि आईवीएफ मतलब 90% पेशेंट नेचुरली ही कंसीव करते हैं, क्या थोड़ा बहुत आईयूआई का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. 10% लोगों को ही आईवीएफ की जरूरत पड़ती है. बट राइट टाइम पे देखिए, ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आपको इसका फियर नहीं होना चाहिए कि आईवीएफ हो जाएगा तो क्या होगा, आईवीएफ कर देंगे डॉक्टर. आईवीएफ डॉक्टर नहीं करेंगे. आईवीएफ इज अ ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड. 90% टाइम्स, अगर 90% केसेस अगर नेचुरली कंसीव कर रहे हैं तो आप भी नेचुरली कंसीव करेंगे. बट कई बार क्या होता है ना, इस फियर की वजह से पेशेंट ट्रीटमेंट लेना बंद कर देते हैं. और अल्टीमेटली देखिए, बच्चे तो सभी को चाहिए, या तो जैसे मैंने आपको बताया मान लीजिए नहीं चाहिए, और चाहिए तो फिर आप प्लीज ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंट रहें, ताकि ऐसा ना हो कि आप तब आए जब आपके एग्स ही खत्म हो गए या स्पर्म खत्म हो गए और अननेसेसरी हमें डोनर की जरूरत पड़ रही है, आइदर डोनर एग और मे बी डोनर स्पर्म, तो उसका कोई फायदा नहीं होता. इसलिए टाइमली ट्रीटमेंट लेना और ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंट होना, ट्रीटमेंट को ट्रस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि इनफर्टिलिटी है तो अब आईवीएफ ही कराना पड़ेगा. उसके पहले कितने सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप लोगों को बता सकें? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम बेसिक इवैल्यूएशन करते हैं, जो भी कारण है उसको पहले ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. मोस्टली केसेस में जैसे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या कोई थायराइड डिसऑर्डर होता है, या कई बार कपल साथ में रह ही नहीं रहा होता ड्यू टू वर्क, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, तो बेसिक जो काउंसलिंग होती है उसी से कंसीव ये भी आजकल डॉक्टर्स को बताना पड़ रहा है. ये तो ये भी फैक्टर होता है कि किसी की डे नाइट शिफ्ट है, कोई आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, वो उस समय साथ में नहीं थे, तो ये भी एक फैक्टर्स होते हैं. तो अगर आई थिंक आप जो हमारे जो ये जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है जैसे पीसीओएस है
और थायराइड डिसऑर्डर है, प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स हैं या माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, ये केसेस बहुत जल्दी कंसीव कर जाते हैं अगर आप इसमें टाइमली इंटरवीन करें और नेचुरली कर जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या ऑप्शन आता है फिर ट्रीटमेंट के लिए? अच्छा, आपने ट्रीटमेंट पूछे थे, मैं वही सोची थी, मैं क्वेश्चन आपका स्किप कर रही यही था कि अब मतलब पहले तो ये हुआ कि आपने कोशिश की है कि अगर हार्मोनल इश्यूज हैं या कोई लाइफस्टाइल इश्यूज हैं या कंपैटिबिलिटी नहीं है, मिल ही नहीं रहे हैं, उन सबको एड्रेस किया और फिर 90% केसेस में तो नेचुरल कंसेप्शन हो गई। अब जो 10% बचे, अब क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं हमारे कि जो नेचुरली कंसीव कर गए सिर्फ इन लाइफस्टाइल चेंजेस ही। लाइफस्टाइल के बाद हम देखते हैं कि माइल्ड ओवुलेशन स्टिमुलेशन करके, ओवुलेशन इंडक्शन जिसे हम कहते हैं, कि हम कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओएस में कई बार एग ही नहीं बन रहा है, तो हम थोड़े से हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं ओनली विद द मेडिसिन, और उसके बाद जो उनका एग बन जाता है उसके बाद उनको टाइम इंटरकोर्स के लिए बताते हैं कि आपको इस दिन कांटेक्ट रखना है, उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्राई करते हैं। अगर ओवुलेशन इंडक्शन से नहीं होता तो फिर हम उसमें आईयूआई कर देते हैं। आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो आप नेचुरली कर रहे हो हम उसको और इम्प्रूव वे में कर रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने शुरू में सीमन पैरामीटर्स आपको बताए थे, तो उसमें जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं, जो गुड मोटाइल स्पर्म्स है, जिनकी अच्छी मोटिलिटी और जिससे हमारा काउंट इम्प्रूव हो जाए, वो स्पर्म हम सेपरेट कर लेते हैं। कई बार पुअर स्पर्म्स के कारण से ही प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती कि पुअर स्पर्म ज्यादा है और गुड स्पर्म कम है। तो जो पेशेंट जिनका स्पर्म काउंट 8 मिलियन से ज्यादा है, उन पेशेंट्स के अंदर हम आईयूआई कर सकते हैं। आईयूआई में हम अच्छे स्पर्म को सेपरेट करके, पेशेंट जिस समय उसका ओवुलेशन प्लान्ड होता है फीमेल का, उस समय थिन फ्लेक्सिबल कैथेटर की हेल्प से वी कैन जस्ट इंसेमिनेट द स्पर्म इनसाइड द यूट्रस। दैट कैन बी यूजफुल इन द पेशेंट्स विद पीसीओडी और विद माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, उनका हम उससे कर देते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो हमारे पास फिर ऑप्शंस होते हैं, जैसे आईवीएफ है कि आईवीएफ के अंदर अगर किसी की ब्लॉक ट्यूब है और वो ओपन भी नहीं हो सकते या दे आर नॉट विलिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, इन दोज पेशेंट आईवीएफ इज अ बेटर ऑप्शन। और उसके अलावा एक सी है, या हम जो अगर आपके ट्यूब क्लोज हैं तो हम उनको ऑपरेट करके उनको क्लोज ओपन कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच कैन बी कंसीडर्ड फॉर द पेशेंट्स। इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिर्फ आईवीएफ ही नहीं, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, फिर दवाएं, फिर उसके बाद छोटे मोटे इंटरवेंशंस, छोटे मोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स, और तब जाके आखिरी में आईवीएफ का नंबर आता है। अगर उसका भी नंबर आ जाता है तो अब तो लोग, मुझे नहीं लगता, हिचकिचाते हैं। देखिए, लोग आईवीएफ को भी 90% टाइम आप वैसे भी कंसीव कर जाते हैं इतने ही ट्रीटमेंट में। लेकिन क्या होता है, मैं देखती हूँ कि पेशेंट को एक फियर होता है, आधे टाइम तो वो इस स्ट्रेस में ही नहीं कंसीव कर रहा होता कि अगर हमने कंसीव नहीं किया तो डॉक्टर आईवीएफ बता देते हैं। अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हमारा बेबी नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो अब कम सोचते हैं, अब कम सोचते हैं। लेकिन जो हमारी मूवी आई थी गुड न्यूज, उसके बाद से उनके माइंड में ये जरूर डाउट रहता है कि डॉक्टर हमारा एक्सचेंज तो नहीं होगा किसी और का बेबी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब काफी सारे पेशेंट कहते हैं कि उनको ये श्योर करना और अपना एसओपी मेंटेन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेफिनेटली उनके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है। फिल्मों पे मत जाइए, आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी, जैसे डॉक्टर वर्षा कह रही हैं, ठीक हो जाएंगी। आपने एग फ्रीजिंग की बात की, एक बार अगर किसी फीमेल ने अपने एग फ्रीज करा लिए तो आपने क्लियर किया कि चाहे वो अनमैरिड भी है तो एग फ्रीज करा सकती है और बाद में उससे कंसीव कर सकती है। किस एज तक उस फ्रीज किए हुए एग से प्रेगनेंसी हो सकती है? देखिए, एआरटी लॉ के अकॉर्डिंग 49 इयर्स इज द लास्ट एज जिसपे हम अपने एआरटी प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो वैसे तो किसी भी एज पे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एआरटी लॉ फॉलो करनी होती है तो 49 इयर्स, बिकॉज उसके बाद देखिए हार्मोनल भी मेनोपॉज ही हो रहा होगा उस टाइम, मेनोपॉज ही हो जाता है उनका, फिर उसके बाद उनके हार्मोन्स भी इतने डिक्लाइन कर जाते हैं कि प्रेगनेंसी सपोर्ट भी नहीं होती है, और प्लस फीमेल के लिए भी ये ठीक नहीं रहता, बिकॉज अदर मेडिकल कंडीशंस के भी हाई चांसेस होते हैं। So pregnancy is also not safe beyond this. It is already too much. तो 40 के बाद वैसे ही प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद तो हम बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते। एंड सो 49 years is the last age when you can get pregnant with ART. लेकिन theoretically अगर किसी फीमेल का मेनोपॉज ही हो गया 45 पर, तब भी क्या वो इन एग से प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। देखिए क्या होता है, हमें बेसिकली अगर यूट्रस हेल्दी है तो हम यूट्राइन लाइनिंग हार्मोन्स की हेल्प से बना सकते हैं, एंड वी कैन मतलब एक हार्मोन मिलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बाद आप नॉर्मल, जैसे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पे फीमेल प्रेग्नेंट हो रही होती है, उसी तरह से हम वो क्रिएट कर सकते हैं, वो फ्रीज। सो दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ ईयर। अभी आप एक तो अभी ऐसा था कि
एग फ्रीजिंग, जो आपने एग फ्रीज की है, वो ART लॉ के अकॉर्डिंग तो आप 10 ईयर से फ्रीज कर सकते हैं इंडिया में, बट अदरवाइज आप कितने भी टाइम तक उसको फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो 10 ईयर्स में वो खराब हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि हम 10 ईयर्स तक करते हैं, तो प्रैक्टिकली हम 10 ईयर्स कर रहे हैं। बट अभी एक US कपल था जो मदर ने अपने इन 1970 उन्होंने अपने फ्रीज कराए थे, एंड नाउ हर डॉटर कुडंट कंसीव, तो शी यूज्ड हर मदर एग्स। जस्ट इमेजिन हाउ ओल्डर द कॉन्सेप्ट इज दिस, कि अभी मतलब ये न्यूज ये थी कि द बेबी इज ओल्डर देन हर मदर बिकॉज द मदर यूज्ड हर मदर एग। यस, तो वो जो उसने अपने तब एग फ्रीज कराए थे, वो उन्होंने अब यूज करके, एंड इन आई थिंक इन 2021 और सो ओनली शी डिलीवर्ड। So the daughter's mother is the mother. यस, अच्छा, और मदर ने मतलब जस्ट इमेजिन कि उन्होंने उस समय फ्रीज कराए जब लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। राइट। That ओके, is- तो जब एग फ्रीज करा लिए तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 साल तक मान लीजिए किसी ने फ्रीज किए, एक रफ अगर आप एस्टिमेट दे सकें, और क्या क्वालिटी धीरे धीरे गिरती है, ऐसा भी कुछ है? देखिए, क्वालिटी तो नहीं गिरती है क्योंकि हम उसे लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस। कहाँ रखे रहते हैं वो एग्स फ्रीज किए हुए? ये एग्स फ्रीज के हुए इसमें एक कैंस होते हैं और जिसके अंदर प्रॉपर लेबलिंग होती है, उसका बारकोड होता है, और लिक्विड नाइट्रोजन की कैंस होते हैं जो एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर, जो IVF लैब्स होती है उनके अंदर इसको हम स्टोर करते हैं। और मतलब नोबडी कैन टच दोज गैमीट्स, वो हाईली मतलब प्रोटेक्टेड होते हैं, बिना किसी कंसेंट के। जो सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल होता है, जो कपल होता है, उनके बिना उन एम्ब्रियोज को कोई भी टच नहीं कर सकता, इवन नॉट इवन द डॉक्टर्स और द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो वो एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर ही स्टोर्ड होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के कैंस होते हैं, उनके अंदर स्टोर करते हैं उनको। दे आर ऑल माइक्रोस्कोपिक, तो उनको हम स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, क्वालिटी देखिए, एक बार आपने स्टोर कर दिया तो वो स्टोर्ड ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इतना पुराना भी अगर हमने यूज किया है तो क्वालिटी डिटोरेट तो नहीं होती है, क्योंकि दैट इज वहां पे आपने उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस ही शट डाउन कर दिया। ऑल द मेटाबॉलिज्म हैज नाउ स्टॉप्ड। यानी अगर 25 साल की किसी लड़की ने अपने एग्स फ्रीज किए तो जो उसकी क्वालिटी है वो 5 साल बाद भी वो 25 साल की लड़की के एग्स की क्वालिटी ही रहेगी। करेक्ट, दैट इज द मैजिक ऑफ एग फ्रीजिंग, कि अगर आपने 25 साल पे कर ली और आप 40 ईयर पे भी प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं, तो भी वो जो एग क्वालिटी है वो 25 ईयर्स की यंग एज वाली क्वालिटी रहेगी। यस, वो वहीं पे ही वो यू हैव जस्ट फ्रोजन दैट एज। एग्स और स्पर्म्स को मिला के फ्रीज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो हम एम्ब्रियो IVF फ्रीजिंग हो patient- सकती है? यस 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 यस। अच्छा, वो भी हो सकती है। हाँ, देखिए, जब हम IVF करते हैं तो उसमें एम्ब्रियो फ्रीजिंग ही करते हैं। तो जब एम्ब्रियो होते हैं, सपोज किसी के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं, वो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट हो गया, तो जो उसके रिमेनिंग एम्ब्रियोज होते हैं, कई बार पेशेंट्स अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए सेम एम्ब्रियोज यूज करते हैं। वो कितने टाइम तक फ्रीज कर सकते हैं? 10 ईयर्स। वो भी 10 साल 10 के ईयर लिए। 10 ईयर देखिए, 10 ईयर्स इज द ART लॉ रूल। आप फ्रीज उसे कितने भी टाइम के लिए कर सकते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू डिटोरेट। जहां आपने उसको फ्रीज किया, आप 20 साल बाद भी निकालेंगे तो भी वैसे ही निकलना है। लेकिन 10 ईयर्स हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हम उसे 10 ईयर्स कर सकते हैं। तो 10 साल से ज्यादा अगर कोई यूज करना चाहता तो फिर यूएस जाए वो सब लेके? नहीं, तो उनको फिर अप्लाई करना पड़ेगा टू द कोर्ट एंड दे हैव टू आस्क Under them. very Gametes special cannot be moved. circumstances. Yes, yes, yes. I mean, gametes cannot be moved only with the permission of, with these diplomats, and you have to involve the embassy. Without that, कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट, यस, देखिए, कॉस्ट जो है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है। सो समवेयर अराउंड 1.5 to 4 लाख इसकी कॉस्ट होती है। तो आप इसको एक बार फ्रीज कर देते हैं, सपोज 1.5 लाख to 2 लाख का प्रोसीजर आपका हो गया वन टाइम। उसके बाद हर हॉस्पिटल की अलग अलग कॉस्ट होती है, मे बी 30,000 एनुअली और 50,000 एनुअली, वो फिर एनुअल चार्जेस होते हैं। ओके, तो मोटे तौर पर हमने आपको ये बताया है कि बच्चे पैदा करना मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के साथ उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसी है कि इनफर्टिलिटी के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। भारत में हम इस वक्त भी जहां खड़े हैं वहां दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, बावजूद इसके ये भी सच है कि हर किसी को अपना एक बेबी तो चाहिए। उसके क्या रास्ते हैं वो हमने आपको बताए हैं। चूज करना आपके हाथ में है। बेहतर लाइफस्टाइल, कम उम्र, सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आप एक हेल्दी बेबी पा सकते हैं, लेकिन जीवन की चुनौतियों को देखते हुए फैसला आपको करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्षा। थैंक यू सो मच।